हेलो, मैं अनुराधा कुमारी एबीएम कॉलेज की ओर से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सल्तनत काल की नगरीय अर्थव्यवस्था। और जैसे आपको पढ़ना भी है ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स एंड क्राफ्ट्स प्रोडक्शन, तो उसके तहत आज हम चर्चा करेंगे। यह पेपर 6 का टॉपिक है और सेमेस्टर 3 के लिए है। तो आप तो शुरू से जो भी पढ़े हैं सल्तनत काल में जितने भी शासक रहे हैं उनकी शासन पद्धति पढ़ी, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका सामाजिक, ये सारे स्थितियों से आप अवगत हैं। लेकिन मैं पुनः यहाँ पर दोहराना चाहूँगी कि उसकी नगरीय व्यवस्था कैसी थी, उसके अर्बन सेंटर्स कैसे थे, कैसे ग्रोथ हुआ अर्बन सेंटर्स का, और फिर क्राफ्ट्स प्रोडक्शन क्या क्या थे। तो इन सारी बातों का चर्चा करेंगे। सल्तनत काल के आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर ही आधारित थी और मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबारी जो थे इब्न बतूता, उसने बताता है कि उस समय के जो शासन काल थे, खासकर उन्हीं के बारे में बताते हैं कि सल्तनत काल के जो शासक होते थे वो बड़े ही शान और शौकत में रहते थे, यानी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। ऊंचे ऊंचे दरवाजे होते थे। उनके मेन दरवाजे यानी उनके मेन राज दरबार में आने के लिए उन्हें 3 दीवारों को फांदना होता था। 3 ऊंचे ऊंचे दरवाजों को लांघ के मेन दरबार में, मुख्य राज दरबार में आना होता था। 2 तरह की कृषि व्यवस्था पर आधारित थी। तो ये जो कृषक होते थे वो 2 तरह के होते थे, भूमिहीन कृषक और भूमिपति कृषक। भूमिहीन जो होते थे वो निम्न जाति के होते थे और भूमिपति जो होते थे वो कृषक वर्ग होते थे। उनकी अपनी भूमि होती थी। लेकिन भूमिहीन जो कृषक होते थे उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, वो दूसरे के ज़मीन पर खेती किया करते थे। लेकिन भूमिपति वर्ग जो होते थे उनकी अपनी ज़मीन होती थी और अपनी भूमि पर वो खेती करते थे और उनसे जो आमदनी होती थी वह स्वयं रखते थे। यानी भूमिहीन और भूमिपति दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। और बेहतर स्थिति में भूमिपति कृषक होते थे, क्योंकि ये अपनी ही ज़मीन पे खेती करते थे। तो इन्हें लगान देनी पड़ती थी, लेकिन जो उत्पादन होते थे, अधिशेष उत्पादन या फिर उपज का एक बड़ा हिस्सा इनके पास ही रहता था। तो इनकी खाद्यान्न वस्तुएं, खाने पीने की चीज़ें की खाने पीने की जो वस्तु होती थी उनकी कमी नहीं रहते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं। प्रोफेसर हबीब बोलते हैं, आप प्रोफेसर हबीब का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े इतिहासकार हैं और जाने माने ये प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि भारत में तुर्कों के आगमन से ही नगरीय क्रांति शुरू हो गई थी। तो कैसे शुरू हुई इसके बारे में हम चर्चा करें। देखिए, जब सल्तनत काल में हम जब उसकी आर्थिक स्थिति को पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि सल्तनत काल के समय इक़्तिदार व्यवस्था थी। इक़्तिदार द्वारा नगरों में निवास करना, यानी जो ये इक़्तिदार होते थे वो नगर में निवास करते थे। कर वसूली के रूप में परिवर्तन नहीं है, कर वसूला करते थे और अधिक से अधिक कर वसूला करते। बीच में देखते हैं कि इक़्तिदार भ्रष्ट, मतलब कि इनके ये भी हो गए थे, क्या बोलते हैं, बेलचा लोग जो थे वो जाके दूर दूर के गाँव में जाके कर वसूला करते थे और अधिक से अधिक कर वसूलते थे। जो अपने पास भी कुछ पैसे रखते थे और इक़्तिदार को भी देते थे और ये इक़्तिदार फिर अपने सामंत को देते थे। दस्तकार और शिल्पकारों की स्थिति अच्छी थी। इससे नगरों में क्रमिक विकास हुआ। कैसे कि ये जो शिल्पकार थे वो गांव को छोड़ के शहर की ओर पलायन करने लगे। ये जो दस्तकार थे वो भी अपने काम के लिए, अपने कामों में अपने हुनर को दिखाने के लिए, हुनर को स्पष्ट रूप से एक अच्छे मंच पर इसको प्रस्तुत करने के लिए उन्हें गांव अच्छा नहीं लगा और वो शहर की ओर पलायन कर गए। क्योंकि शहरों में इनके महत्व को बढ़ाया जाता था, इनके महत्व बढ़ जाते थे। इसलिए उसने हस्तकार और शिल्पकार जो थे वो नगरों की तरफ पलायन करने लगे। हस्तशिल्प उत्पादन पर आधारित उद्योगों की पुनरावृत्ति, विदेश व्यापार के जो नए मार्गों के खुलने और देश में शांति व्यवस्था
और एक समान अर्थव्यवस्था के क्रमिक विकास ने नगरों के पुनरुत्थान और नगरीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। कहने का मतलब कि ये जो दस्तकार थे, शिल्पकार थे, हस्तशिल्पकार हों या दस्तकार हों या शिल्पकार हों, ये सारे और व्यापार जो होते थे दूर दूर के देशों में, इनका जो व्यापार चलता था वो आने जाने के मार्ग उनके खुले हुए थे। तो ये सारी जो परिस्थितियाँ थी वो नगरीय क्रांति लाने में सहायक सिद्ध हुए। और इसके अतिरिक्त दिल्ली के सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। आप देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो हैं, उसने जौनापुर हो, फिरोजाबाद हो, हिसारपुर हो, ये सारे क्षेत्र को इमर्ज किया था, इसको स्थापित किया था। तो यहाँ पे आबादियाँ बसने लगे, नए नए शहरों का बसाव शुरू हुआ और यहाँ पे फिर आबादी भी बसने लगी। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से नए सिरे से जो राजधानी स्थापित की, देवगिरी, दौलताबाद में। तो ये सारे जो स्थान थे, तो इससे शहरों मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में मनुष्य का जाना, आबादी का बसना, ये सारे कारण बन गए इसके नगरीय अर्थव्यवस्था के। बंगाल के शासकों ने लखनौती के नगर का विकास किया, जबकि गुजरात में अहमद शाह ने अहमदाबाद का निर्माण किया। आगरा की राजधानी सिकंदर लोदी ने आगरा की राजधानी के रूप में निर्माण किया, आगरा शहर को बसाया। फिर अनेक नगर सूफी संतों से संबंधित होने के कारण विकसित हुए, जैसे अजमेर है, नागौर है, ये सारे नगरों का विकास हुआ। तो हमने नगर के विकास होने के कारण को जाने कि हस्तशिल्प का उद्योग, हस्तकार का उद्योग, दस्तकार का उद्योग हो रहा था, हस्तशिल्प का, कुटीर उद्योगों की स्थापना हो रही थी। कुटीर उद्योग जब गांव से हटकर शहरों की ओर जाने लगे तो, और जो व्यापारिक मार्ग जो खुले हुए थे, व्यापारों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान, जो कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हो रही थी, इससे भी नगरीय व्यवस्था विकसित होने लगे थे। अब हम देखेंगे कि नई प्रौद्योगिकी और नगरीय शिल्प। सल्तनत काल में कई क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। इसे तुर्क अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि ये सभी तुर्क मुसलमान ही थे। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। सिंचाई के लिए ईरानी हट का प्रचलन हुआ। रुई की सफाई करने, सूत कातने, धागा बनाने के लिए धनुक और चरखे का प्रयोग किया गया। तुर्कों ने भारत में जो धातु शिल्प थे उसमें कुछ परिवर्तन किए और खासकर सैनिक कार्यों में लौह प्रौद्योगिकी को विकास किया। आसवन विधि को प्रचलित किया और कागज बनाने की जो विधि थी, वो कागज बनाने का जो काम शुरू हुआ वो तुर्कों ने ही भारत में यहाँ पे लाया था। तो ये सारी जो विधियाँ थी उसे नगरीय शिल्प में काफ़ी निर्णायक प्रगति हुई। भारत में सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग आप देख रहे हैं। ये रहट का प्रयोग है जो सांख्या में नोरिया के समान 2 चक्का के अतिरिक्त एक तीसरा चक्का भी था। तीसरे चक्के को जानवर से चलाया जाता था। इससे पानी की ज़्यादा मात्रा प्राप्त होने लगी और कृषि में निर्णायक वृद्धि हुई। पहले धागा तकली से बनता था, अब चरखी से बनना शुरू हो गया। इससे सूती वस्त्रों का उत्पादन बढ़ा। धातु शिल्प के क्षेत्र में कलई करने की विधि विकसित हुई। कलई करने में जस्ता का इस्तेमाल किया जाता था। लौह प्रौद्योगिकी क्षेत्र में घोड़े की नाल, घोड़े के रकाब, लोहा का कवच आदि का प्रचलन हुआ। इससे मध्यकालीन लड़ाई पद्धति बदल गई और अश्वारोही की भूमिका निर्णायक रही। जो युद्ध में अश्वारोही जो होते थे, ये अश्व जो होते थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते थे। ये काफ़ी शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाला और चालाक होता था, इसलिए इसने घोड़े का जब प्रयोग करते थे तो उसके घोड़े के नाल चाहिए, रकाब चाहिए, लोहे का कवच चाहिए। युद्ध में जाने से पहले लोहे का कवच सैनिक जो होते थे वो धारण करते थे। ये सारे चीज़ों का विकास अब सल्तनत काल में ही लौह और प्रौद्योगिकी, आप कह सकते हैं नई प्रौद्योगिकी के विकास हो जाने, जो तुर्कों के सहयोग से ही हुआ। तो ये इन सारे क्षेत्रों में हम देखते हैं कि नए नए चीज़ों का प्रयोग होने लगा, जिससे
सल्तनत काल की आर्थिक स्थिति तो अच्छी हुई ही, खासकर प्रौद्योगिकी का भी विकास होना शुरू हुआ। क्राफ्ट प्रोडक्शन कह सकते हैं। क्राफ्ट प्रोडक्शन में आपने देखा तकली का, सूती वस्त्र बनाने के लिए जो तकली का प्रयोग होता था, पहले चरखी का प्रयोग और तकली के प्रयोग होने लगे, आसवन विधि का प्रयोग होने लगे, कागज बनाने का विधि जो तुर्कों के संपर्क से ही होना शुरू हुआ, तुर्क आए तभी होना शुरू हुआ। इस तरह नई प्रौद्योगिकी का विकास होने में ये सारी चीजें सहायक सिद्ध हुए। अब हम देखते हैं शिल्प और उद्योग जो थे। सल्तनत काल में हस्तशिल्प पर आधारित उद्योगों की प्रगति निर्णायक ढंग से हुई। खनिज पदार्थों की प्राप्ति का काम सामान्य रूप से हुआ करता था। नमक है, लोहा है, तांबा प्रचुर मात्रा में मिलते थे, लेकिन सोने और चांदी की मात्रा कम थी। हीरे और बहुमूल्य रत्नों का कारोबार आम था। वस्त्र उद्योगों की स्थिति तुर्कों द्वारा चरखे के प्रचार से उन्नत थी। रेशम के उच्च कोटि के वस्त्र ईरान से आयात किए जाते थे। रेशमी वस्त्र जो मंगाया जाता था वो ईरान से मंगाया जाता। कालीनों का भी आयात ईरान और अफगानिस्तान से होता था, जबकि शाल कश्मीर से प्राप्त की जाती थी। नगरों में रोजगार का एक प्रमुख साधन भवन निर्माण था। दिल्ली के सुल्तानों ने अनेक भवनों का निर्माण किया। बर्नी के अनुसार केवल अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भवनों के निर्माण के लिए 70,000 मजदूरों को लगाया था। इस प्रकार हम देखते हैं 70,000 जो मजदूर हैं उन्हें काम मिल जाता है, उन्हें रोजगार का मौका मिल जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के कारखाने में रेशमी वस्त्र के उत्पादन पर 4,000 कारीगर लगे हुए थे। फिरोज के समय कारखानों में प्रति वर्ष 6 लाख टन का मूल्य के कपड़े तैयार किए जाते थे। तो इस तरह से, और व्यापार आप देख ही रहे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से दोनों की उन्नति, मतलब जो व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी तुर्कों के आगमन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सहूलियत हो गई, और जो देश में व्यापार हो रहा और जो देश कर रहा, दोनों की प्रगति होने लगी। तुगलक काल तक दक्षिण में देवगिरी, तेलंगाना, मावर तक सड़कों के माध्यम से दिल्ली से जुड़ चुके थे। उत्तर भारत में दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, लखनऊ, सुनारगांव, खंबायत, भरूच आदि प्रमुख व्यापारिक नगर थे। लाहौर से काबुल, मुल्तान से कंधार और खुरासान एवं मध्य एशिया का अतिरिक्त पश्चिम एशिया के नगरों के साथ स्थल मार्ग से व्यापार होता था। मंगोल आक्रमण के कारण इसमें अवरोध प्रस्तुत हुआ, परंतु इसी बीच गुजरात के विजय ने समुद्र मार्ग द्वारा विदेश व्यापार की संभावनाओं को और विकसित कर दिया। सिंध पर अरब के आक्रमण के दिनों से ही देवल, आधुनिक कराची, पाकिस्तान के समीप बम्फोर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। देवल बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह जो कराची में पड़ता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में भी लाहरी बंदर तथा गुजरात में कैम्बे व सूरत प्रमुख बंदरगाहें थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से जो व्यापार होती थी, जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, इससे धन धान्य की कमी नहीं रहती थी। ये धनाढ़ देश हो गया था। मालाबार के तट पर स्थित कालीकट और क्विलोन की बंदरगाह सल्तनत के साथ व्यापार के अतिरिक्त मसालों के द्वीप और चीन एवं ईरान और अरब क्षेत्रों के व्यापार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थी। समुद्र मार्गों से भी व्यापार किया जाता था। समुद्र मार्ग से होने वाले व्यापार के संबंध में इब्न बतूता और पुर्तगाली यात्री बारबोसा के वर्णन जो है वो मनोरंजक है। वो कहते हैं कि भारत जो है वह समुद्र मार्ग से व्यापार करते थे। खाद्यान्न, कपड़े के, बहुमूल्य रत्न, नील, मसाले, जड़ी बूटी, संदल की लकड़ी, लोहे, लेखनीय भारत से निर्यात होने वाली सामग्री थी। ये सब आयात में थे। घोड़े बाहर से मंगाए जाते थे। आप अरब बोल सकते हैं। दास, सोना, चांदी, सीसा, पाड़ा, गुलाब जल, केवरा, केसर और अफीम प्रमुख थे। तो ये व्यापार की स्थिति रहे। इस तरह हम देखते हैं कि सल्तनत काल में जो ट्रेड है, व्यापार है और कॉमर्स है, उसकी स्थिति क्या रही, और खासकर नगरीय जीवन कैसे विकसित होने लगे, किस तरह से लोग अपने गांवों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे और वहां जाकर नए नए शहरों का बसाव शुरू हो गया और वहां पे नए नए रोजगार मिलने शुरू हो गए भिन्न भिन्न शासकों के माध्यम से।
दरबार में अपने रोजगार को मुहैया कराना और उसे शाम जो जनता थे उसे तरह तरह के रोजगार दिया जाता था। इससे जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही खुशहाल थी, सुखी संपन्न थी। जो प्रोडक्शन होता था, आपने देखा है जड़ी बूटी है, मसाले है, ये सारी चीज़ें वहाँ से भारत से निर्यात किया जाता था। मील, मसाले, जड़ी बूटी, बहुमूल्य रत्न, कपड़े, खाद्यान्न की वस्तुएं और जो आयात किए जाते थे वो घोड़े हैं, दास हैं, शीशा है और पाड़ा, गुलाब जल इत्यादि को मंगाए जाते थे। तो इस तरह सल्तनत काल में जो स्थिति थी, नगरीय जीवन हो या व्यापार और वाणिज्य की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। तो इस तरह हम इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इससे आप लाभ उठाइए। धन्यवाद।